सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी&के एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी&के एकेडमी। बात कर रहे हैं हम विज्ञान की और ये विज्ञान का 14वां वीडियो है, 14वां भाग है। यदि आपने अभी तक इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि ये साइंस की जो तैयारी है वो आपकी अच्छे से हो सके। इस वीडियो की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करना होगा और जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज DKMPPSC एकेडमी को लाइक कर लें ताकि आपको जो नई अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और निवेदन करूंगा मैं, कृपया इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो ज्ञान है वो नॉलेज है वो बढ़ सके और आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो पहला प्रश्न बात करेंगे, किसी वस्तु का भार किस स्थान पर न्यूनतम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वस्तु के भार की हम बात कर रहे हैं, आखिर भार कहाँ न्यूनतम होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वस्तु के भार की बात करेंगे। देखिए किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान यानी कि जो उसका मास होता है, उस मास में अगर त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को गुणा किया जाए तो उस वस्तु का भार हमें प्राप्त हो जाता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो सर्वाधिक भूपर्पटी यानी कि जो भूमि की सतह होती है उस पर सर्वाधिक होता है। लेकिन चूंकि भूमि की सतह सब जगह एक जैसी नहीं है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। तो इससे क्या होगा कि विषुवत रेखा के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कम होता है, इसलिए भार क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो उत्तरी ध्रुव होंगे वहाँ पर भार थोड़ा सा क्या होगा, अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा की बात नहीं करें, बहुत माइनर सा फर्क आएगा, लेकिन फ़र्क आएगा। अब हम बात करें यदि पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर चूंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यदि आप इसको डायग्राम में समझेंगे तो ये यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, तो इस वाली वस्तु को पृथ्वी यहाँ खींच रही है, इस वाली वस्तु को भी पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इस वाली वस्तु को भी अपनी ओर खींच रही है और इस वाली वस्तु को भी पृथ्वी अपनी। अब खुद सोचिए, अगर कोई वस्तु इस जगह पर चली जाएगी तो फिर क्या होगा। इस जगह पर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो पृथ्वी उसे नीचे खींच सकती है, ना ऊपर खींच सकती है, ना इस तरफ खींच सकती है, ना इस तरफ खींच सकती है। मतलब पृथ्वी के केंद्र में जाकर किसी भी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि पृथ्वी के आर से पार इस तरफ से उस तरफ तक एक छेद किया जाए, ध्यान दीजिएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बट एक कल्पना है, अगर छेद किया जाए और कोई वस्तु या कोई इंसान यहाँ से इसमें जाए, कूदे, तो यहाँ केंद्र में जाकर वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी ना तो उसे ऊपर खींच सकती है और ना ही अब वो नीचे जा सकता है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है उसे यहाँ पर रोक लेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। चलिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है तो तब जहाज के स्तर का क्या होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहाज पर उस पानी का असर क्या होगा। देखिए, इसको समझने के लिए जो नदी का पानी होता है, नदी के पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ध्यान दीजिएगा, नदी के पानी का घनत्व जो होता है वो कम होता है। इसलिए आपको नदी में तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा, समुद्र की अपेक्षा ज़्यादा पानी हटाना पड़ेगा। अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र का में जो होता है, समुद्र का घनत्व नदी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और उससे क्या होगा, आपको नदी की अपेक्षा कम पानी हटाना पड़ेगा तैरने के लिए। आप तैरते कब है, जब आप अपने शरीर के भार के बराबर पानी हटा देते हैं तो आप तैरते हैं। अब अगर आप ये जो घनत्व होता है, इसमें घनत्व का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो घनत्व अगर ज़्यादा है तो आपको कम पानी समुद्र का हटाना पड़ेगा और कम पानी यानी कि कम प्रयास किए हुए आप तैर पाएंगे। उसी तरह से जब एक जहाज जो होता है वो नदी से समुद्र में आता है तो उसे कम पानी हटाना पड़ेगा और कम पानी हटाना पड़े से उससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। यानी कि अगर कोई जहाज है वो नदी से समुद्र में आता है तो ऊपर उठ जाएगा, जबकि इसके विपरीत होता है, यानी कि वो समुद्र से नदी में जाता है तो वो क्या थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो प्रश्न का आंसर है हमारा थोड़ा ऊपर
उठ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका जो है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। तो सिरका का एक और नाम ये हो गया। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस बीमारी से जुड़े हैं? बहुत फेमस नाम है एडवर्ड जेनर, और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इम्यूनोलॉजी का पिता इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने जो है चेचक के टीके की खोज की थी, और चेचक की बीमारी से यानी स्मॉल पॉक्स जो होती है उस बीमारी से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा किसी अन्य मानव के काम से ज़्यादा ज़िंदगी बचाने वाला काम था इनका। यानी इन्होंने जो काम किया था, दुनिया में किसी भी मानव ने इतनी ज़िंदगी नहीं बचाई जो इनके द्वारा जो चेचक का टीका खोजा गया था, चेचक का इलाज खोजा गया था, उससे ज़िंदगियां बची हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन डी होता है जो कि शरीर के अंदर बनता है, धूप में आप जाएंगे तो विटामिन डी बन सकता है, तो विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। और हार्मोन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये है एक हार्मोन प्रोडक्ट है और किडनी के द्वारा ये बनता है। ध्यान दीजिएगा, किडनी के द्वारा ये बनता है, हार्मोन प्रोडक्ट है, इसलिए यह इसे हार्मोन माना जाता है। और विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है, वसा में ये घुलनशील है। चलिए, ये तो थी विटामिन डी की बात। अगले उसकी बात करें हम, तो एसआई में कितने मात्रक हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी कम हो गई। एसआई में कितने मूल मात्रक है, ये इसका है। एसआई में कितने मूल मात्रक है, मूल मात्रक की बात इसमें आई है। तो एसआई के अंदर जो मूल मात्रक, एसआई एक पद्धति होती है जिसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको स्टैंडर्ड मापा जाता है, और इसी को भी MKS भी कहा जाता है। M स्टैंड फॉर मीटर, यानी जो दूरी होती है वो मीटर में बताई जाती है, जो वजन होता है वो किलोग्राम में बताया जाता है, और जो समय होता है सेकंड में। MKS या SI पद्धति से कहा जाता है। इसके अंदर कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं? वो मात्रक जिन्हें जो होता है दूसरे उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप बताएंगे लंबाई कितनी है तो आप मीटर में बताएंगे, और मीटर को फिर द्रव्यमान को मीटर में आप नहीं बता सकते, तो जिनको आपस में एक्सचेंज कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये देखें, इसके अंदर एक होता है लंबाई का जो इसके अंदर SI मात्रक होता है वो मीटर है। उसके बाद बात करें, दूसरा होता है द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो किलोग्राम है। तीसरा होता है समय की बात करें तो समय का जो SI मात्रक है वो सेकंड है। चौथा जो होता है ताप का जो SI मात्रक है वो केल्विन है। फिर अगला है विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो एम्पियर है। अगले की बात करें तो ज्योति तीव्रता और इसका जो SI मात्रक है वो कैंडला है। और सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक है मोल है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 जो हैं SI के अंदर मूल मात्रक माने गए हैं। मोनोजाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए अयस्क क्या होता है। देखिए, अयस्क कोई वो धातु या खनिज होता है जिससे कि कोई जो पदार्थ होता है वो प्राप्त किया जाता है। जैसे हम देखेंगे मोनोजाइट जो है वो किसका है? तो जो मोनोजाइट होता है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट एक प्रकार की रेत होती है, और विश्व का सर्वाधिक जो भंडार है मोनोजाइट का वो भारत का केरल राज्य में है, और ये एक प्रकार की रेत है, मोनोजाइट रेत भारत में पाई जाती है। और इससे क्या होता है? थोरियम प्राप्त होता है। बहुत कम मात्रा में इससे जो होता है यूरेनियम भी प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्न में कौन जल में आसानी से घुलनशील है, यानी सबसे आसानी से कौन जल में घुल जाएगा? तो नाइट्रोजन जो होती है वो जल में बहुत इजीली घुल जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करें, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो तारों से आता हुआ प्रकाश दिखाई देता है वो टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देता, आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, तारे जो होते हैं वो सूर्य की तरह चमक रहे होते हैं, लेकिन सूर्य हमें टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देता है, जबकि तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रकाश होता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से, देखिए सघन विरल माध्यम क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे हवा है, हवा की डेंसिटी कम है, लेकिन अगर वो पानी में जाएगा तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि एक माध्यम सघन मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है,
हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी उपस्थिति कम होती है, इसलिए जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, या फिर जो सघनता जिसे कहते हैं वो कम होती है। तो जब एक, जैसे आपने जो पानी में डूबी हुई जो पेंसिल देखी होगी वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वो सब इसी के कारण होता है। तब होता क्या है, जैसे वायुमंडल के अंदर लेयर्स हैं जहाँ धीरे धीरे जो वायु की सघनता होती है वो बढ़ती जाती है। तो अब प्रकाश की किरण कोई आती है तो उसे इस तरह से आना चाहिए, पहले तो सीधा आना चाहिए, लेकिन क्या होता है वो सीधे ना आकर, जैसे यहाँ तक तो सीधी आई, जब एक यहाँ तक कम डेंसिटी थी, अब वो थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी हो गई, वायु का डेंसिटी बढ़ गई, तो इस तरह से मुड़ गई, फिर इस तरह से मुड़ गई, और फिर इस तरह से वो डेंसिटी के कारण इधर उधर मुड़ती हुई आती है। और इससे क्या होता है, हमें जो होता है वो इधर उधर मुड़ने की वजह से जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और ये सब होता है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये जो घटना, जो प्रकाश थोड़ा सा इधर से उधर जो होता है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है, और अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। वृत्त का चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वृत्त का समय लगाने के जो एक चक्कर किसी वस्तु के द्वारा, या सरल लोलक जिसे कहा जाता है उसके द्वारा लगाया जाता है, तो उसे आवर्त काल कहा जाता है। इसे इजीली इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये वस्तु है, और ये वस्तु जो है इधर से उधर जो है ये यहाँ जाएगी, फिर इस तरह से पूरा अपना एक राउंड पूरा करेगी, और एक राउंड को पूरा करने में जितना समय इसको लगेगा, और वही क्या कहलाएगा, इसका आवर्त काल कहलाएगा। एक चक्कर जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी और वापस यहाँ आने में इसको जितना समय लगेगा वो एक आवर्त काल इसका कहलाता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है, क्या कंडीशन पड़ती है? देखिए, वायु की विभिन्न जो चीज़ें होती हैं उनमें ध्वनि का वेग बदलता रहता है, और ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर। मतलब जिस चीज़ का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु का जो वायु की गति होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे लोहे की बात करें या धातु की बात करें तो वो क्या होती हैं, सघन होती हैं, और बहुत ज़्यादा सघन होने से क्या हो जाएगा, सघन होने से जो वायु का जो ध्वनि की गति होती है वो बढ़ जाती है। और हवा जो होती है विरल होती है, तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो थोड़ी कम होती है। और निर्वात में चूँकि कुछ होता ही नहीं है तो वहाँ वायु की कोई गति नहीं होती, वायु को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। चलिए अब आप देखते हैं इसका टेम्परेचर के साथ क्या सीन बनता है। देखिए, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर जो होता है अगर बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की गति भी उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ गति से संचरण करने लगते हैं, और उससे क्या हो जाता है, जो ध्वनि होता है उसकी गति भी बढ़ जाती है। या फिर देखें, इसमें तापमान के बढ़ने से ध्वनि की गति घटती है? बिल्कुल नहीं घटती। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ता है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तापमान पर आश्रित नहीं रहता? बिल्कुल तापमान पर आश्रित रहता है। तापमान के घटने से घटता है, ये वाली चीज़ यहाँ पर सही है। अगर तापमान घट जाएगा वायु का तो वेग घट जाएगा, उसके विपरीत यदि तापमान बढ़ेगा तो वायु का वेग जो है बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कार्नेलाइट किसका खनिज है? अयस्क और खनिज के बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो कार्नेलाइट जो है तो अयस्क या खनिज जिसे कहा जाता है वो होता है मैग्नीशियम जो धातु है उसका जो है खनिज कार्नेलाइट है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 338, भारी जल का एक प्रकार से क्या है? भारी जल एक प्रकार से किस रूप में काम करता है? देखिए, पहले तो भारी जल होता क्या है इसे हम समझ लेते हैं। भारी जल को D2O कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारी जल को D2O कहा जाता है, और ये किस रूप में काम करता है? ये मंदक के रूप में काम करता है। खासकर जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उनके अंदर ये क्या करता है कि जो यूरेनियम के नाभिक जो होते हैं उनकी जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, उनको अवशोषित कर लेता है उसके अणुओं को, और इससे ये काम क्या करता है, मंदक के रूप में उसको नियंत्रित और मंदक करने का यानी मंद करने का ये काम करता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम जिसे संक्षिप्त रूप से एड्स कहा जाता है, किसके कारण होता है? उसके होने का क्या कारण होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है इसके होने के कारण की हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता, फंगस के कारण नहीं होता, बैक्टीरिया या के कारण नहीं होता, या वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, वायरस और या फिर विषाणु के कारण होता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जब हमारी मांसपेशियां वर्क करती है, जैसे हम किसी चीज़ में ठोकर मारते हैं या कोई वस्तु हमारे हाथों से उठाते हैं, तो उस समय जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहा जाता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों के द्वारा ये बल लगाया जाता है, और उस बल को हम पेशीय बल के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु की हड्डियों में की संख्या कितनी होती है? तो नवजात, देखिए, साधारण इंसान की बात करें तो साधारण इंसान के शरीर में जो होती हैं 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं,
या कभी 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। ये क्यों होती हैं कि बालक शिशुओं में कई जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं और इसी कारण ये हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और वो हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और उनकी संख्या 206 घटकर रह जाती है। साथ ही जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत लचीली होती हैं और इसीलिए क्या होता है, बच्चे अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को बहुत लोचलिए होता है, कहीं से भी कहीं तक मोड़ सकते हैं। बचपन में आप देखा होगा छोटे बच्चों को, वो अपने जो पैरों का अंगूठा होता है उसे तक मुँह में ले सकते हैं, यानी कि उतना उनका शरीर इतना फ्लेक्सिबल होता है। जबकि आप अगर ऐसा कोशिश करें तो आप तो ढंग से अपने जो घुटने हैं, अगर आप योगा नहीं करते तो अपने सर को अपने घुटनों से भी टच नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बचपन में बच्चों के होती है और इसी वजह से होता है कि कई बार जब बच्चे गिर भी जाते हैं तब भी उनको जो होता है उनका, हालांकि चोट तो आती है लेकिन जो हड्डी टूटती है हड्डी उनकी नहीं टूटती है और क्योंकि जो हड्डी में होता है थोड़ा सा लोच होता है इसलिए वो हड्डी नहीं टूटती है। चलिए तो ये प्रश्न की बात करें, हालांकि पूरी ऐसा नहीं कि कितनी ऊपर से, नॉर्मली जितनी जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी हड्डी बच्चों की अपेक्षा जल्दी टूट जाती है क्योंकि हड्डियों कड़कपन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिए जैव विकास को समझाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लेमार्क थे। इसे लेमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता। उसके बाद डार्विन ने इस चीज़ को समझाया था। तो पहले थे लेमार्क। देखिए जैव विकास क्या है कि इस धरती पर जो जीवन है उसका विकास कैसे हुआ, इस चीज़ की पूरी की पूरी बात की गई है। जो लेमार्क थे उन्होंने कहा है कि जो जीव होते हैं उनके अंदर जो उनके पिता थे या उनके जो वंशज होते हैं उनके गुण जाते हैं, यानी कि उनकी जो पिता या माता यानी कि जो उनके वंशज होते हैं वो जो सीखते हैं वो अपने गुणों को बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये मोटी मोटी भाषा में समझ लें कि ये लेमार्क ने कहा था। वही डार्विन ने कहा था ऐसा नहीं होता। डार्विन ने कहा था कि जीवन के जो जीवन होते हैं वो प्राकृतिक वर्ण का नियम उनके द्वारा दिया गया था। उसमें ये बताया गया था कि जो जीव प्रकृति के अनुसार जिस तरीके से अनुकूलन बना लेता है, यानी कि प्रकृति में जो चेंज होता है उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है, वो जीव यहाँ पर जिंदा रह सकता है और जो ऐसा नहीं कर पाता वो यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। बेसिकली ये मोटा सा इसके अंदर अंतर होता है। सामान्यतः इनमें से किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए जो हाइड्रोजन है उसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है पानी के साथ हमें भरपूर मात्रा में मिली हुई है और पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत बस थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करने की है और इसके द्वारा हम बहुत सारा जो है ईंधन ले सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है तो एक ज्वलनशील गैस होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक होती है। तो जो हाइड्रोजन होती है वो उसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य में इसी का यूज़ किया जाएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी आपने देखी होगी, केमिस्ट्री के अंदर होती है और आवर्त सारणी जो होती है जिसे पेरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, इस तरह से होती है कि ये इस टाइप से होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके नाम यहाँ पर ये लिखे हुए होते हैं और कुछ ऐसी लाइनें इसके अंदर होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो क्षैतिज यानी कि ऊपर से नीचे तक जो होता है उसे आवृत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा उसे आवृत कहा जाता है और जो इधर से इधर तत्व होते हैं उन्हें समूह कहा जाता है। यानी कि ये जो लाइन्स हैं इनको, इस टाइप की जो ये वाली लाइन्स हैं इनको समूह कहा जाएगा और ये आड़ी, ये ऊपर की जो खड़ी हुई लाइन है इन्हें कहा जाता है आवृत कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए समूहों की बात करें तो कुल जो समूह होते हैं उनकी संख्या टोटल जो होती है 18 होती है, यानी कि जो कॉलम्स हैं इनकी संख्या 18। वहीं आवृत की बात करें तो आवृत की संख्या जो है कुल 7 है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं और निम्न में से कौन सी ये कोशिका होती है, यानी उस कोशिका का नाम क्या है होता है जब सभी जीव जो होते हैं एक कोशीय अवस्था में होते हैं और उस कोशिका को कहा जाता है युग्मनज। ध्यान दीजिएगा उसका नाम युग्मनज होता है और ये कोशिका मिलकर बनी होती है माता के द्वारा आए अंडाणु और पिता से आए शुक्राणु, और इन दोनों के मिलने से ये कोशिका बनती है जिसे कि युग्मनज कहा जाता है। और सभी जीव जो होते हैं इसी से आते हैं, खासकर जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर तो यही होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो डार्विन महोदय हैं जो इनके द्वारा ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा गया, प्रतिपादित किया गया था। और इसमें बताया गया था कि वही जीव इस धरती पर आगे जीवित रह सकते हैं जो बदलता हुआ परिवेश होता है उसके साथ अनुकूलन बैठा लेते हैं। यानी जैसे अब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो अपने शरीर को इस तरह से अनुकूल करने के लिए वो ठंड में रह सकें, या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी में रहने को अपने आप को अभ्यस्त कर लें। और जो ऐसा नहीं कर पाते वो आगे तक अपने उसको आगे तक लेकर नहीं जा सकते अपनी वंशावली को, और वो वहीं समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा जो प्रजनन करते हैं वो जीव, उन्होंने इस बात को भी बताया था कि जो सभी जीवों की प्रजातियां हैं वो आपस में एक जगह जाकर मिल जाती हैं, यानी कि सभी जीव आपस में एक ही जगह से जुड़े हुए हैं और एक ही जगह से फिर वो अलग अलग प्रजातियों में विभक्त हुए हैं। तो ये इन्होंने कहा था डार्विन साहब ने, और लेमार्क के बाद उन्होंने ये थ्योरी दी थी। चलिए, और इस थ्योरी को जो होता है विकासवाद के, डार्विन का विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक जैसा होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे आखिर परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं। परमाणु क्रमांक कहा जाता है नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन के अंदर ये एक होता है। वहीं अगर परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार उस चीज़ को कहा जाता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कार्बन जो परमाणु होता है उसके 12वें भाग का कितना गुना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग है उस 12वें भाग का कितना गुना है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। और या फिर इसके अलावा इसको इस तरह से देखते हैं, कार्बन परमाणु का भार या हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके अनुपात में भी इसे देखा जाता है। चूँकि हाइड्रोजन के अनुपात में देखा जाता है और ये जो रहता है 1.008 ये होता है, तो इसलिए एक ही माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु का जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवृत्तों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की मैं आपको बता चुका हूँ, पेरियोडिक टेबल के बारे में बता चुका हूँ, और उसके अंदर आवर्त जो होते हैं कुल 7 आवर्त उसके अंदर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, वंशगति का वाहक किसे माना जाता है? वंशगति का वाहक इनमें से किसको माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, वंशगति के वाहक को आपको समझने के लिए वंशगति का वाहक मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। जो गुणसूत्र होते हैं जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है वो वंशगति के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर होते हैं जीन। जो ये जीन किन से मिलकर बने होते हैं? आरएनए और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। और ये आरएनए डीएनए क्या होते हैं? जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर जो होता है, जो पिता के गुण होते हैं उन गुणों की कोडिंग, जिस तरह से कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के अंदर कोडिंग होती है उसी तरह से आरएनए प्रोटीन का बना होता है, डीएनए प्रोटीन का। और उस डीएनए के अंदर जो होता है, जैसे संतान होगी या जो एक व्यक्ति है उसके जो गुण होते हैं, जैसे बालों का कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, आँखों का कलर क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं होगी, हाइट क्या होगी, शरीर कैसा होगा, तो ये सारी जो कोडिंग होती है वो उस डीएनए के उसमें होती है पर्टिकुलर। और ये जो आरएनए डीएनए होता है ये जीन में होता है, और जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र के अंदर होते हैं। और मानव के अंदर कुल 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसलिए वंशगति का वाहक किसे माना जाता है? गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक माना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? ये अंतिम प्रश्न है। और शाकाहारियों को जो अधिकतम प्रोटीन प्राप्त होता है वो दालों से होता है, क्योंकि दालें जो हैं प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। देखिए आज की बात हम करेंगे यही समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।